अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ अजीबो-गरीब है। पाकिस्तान जमहूरियत का सफ़र अपना मुसलसल जारी नहीं रख सका और पार्लिमानी जमहूरियत जिसका ख्वाब था कि पाकिस्तान में उसको मजबूत किया जाएगा, तवाना किया जाएगा, वो भी परवान नहीं चढ़ सकी। 10-12 साल जमहूरियत चढ़ती है, 4-6 हुकूमतें बदलती हैं, फिर 10-12 साल माशाअल्लाह दौर आ जाता है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से लेकर बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ और अब इमरान खान, तकरीबन सारों ने गद्दारी के फतवे भी सहे और सिक्योरिटी रिस्क भी करार दिए गए। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए शायद ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला ये ख़त्म करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई मुनासिब रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें को एग्जिस्टेंस हो, जिसमें एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त किया जा सके। कुछ एल्डरली पॉलिटिशियंस पाकिस्तान, नवाबज़ादा नसरुल्लाह बड़ा उनका एक किरदार हुआ करता था, अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करना, कोई तहरीक चलाना। अब वो एल्डरली रोल नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी को अदा करना चाहिए। उनसे बड़ा सियासतदान, उनसे ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान उन दोनों से इस वक्त पाकिस्तान में और है कोई नहीं। नवाज़ शरीफ कोई 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, ज़रदारी साहब सदर रह चुके हैं, तो दोनों को मिल के आपस में जब तक वो हाथ मिलाकर पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से बाहर नहीं निकालेंगे, आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। अभी चंद ही साल पहले तक नवाज़ शरीफ को मोदी का यार कहा जाता था, तो क्या नवाज़ शरीफ मोदी का यार था, पाकिस्तान से दुश्मनी थी? नहीं, वो एक सियासी तनाज़ा था जो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया कि उसको मोदी का यार कह के पुकारना उसको बड़े फ़ख्र से पुकारा जाता था। और जो इमरान खान पुकारते थे आज वो ज़हनी मरीज़ और उसको क्या कुछ कहा गया। तो ये दोनों सूरतें दुरुस्त नहीं हैं, पाकिस्तान के मफाद में ये दोनों सूरतें नहीं हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था। नवाज़ शरीफ के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने 81 से इन्वेस्ट करना शुरू किया था और उसका एक जो फोकस था, जो टारगेट था कि बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है, उसके मुतबादल के तौर पर नवाज़ शरीफ को खड़ा करना। नवाज़ शरीफ की 90 से 93 तक हुकूमत बनी, पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने और उसके बाद से कोई ऐसा साल नहीं आया जिसमें उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा कुर्बत बरकरार रही। फिर 2011 से 2018 तक इमरान खान के ऊपर इन्वेस्ट किया गया। उस वक्त नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों को इक़्तिदार से परे रखना ये तरजीह थी, क्योंकि दोनों की बारी लग गई थी और ये इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं था। दोनों ने बारियां लगाई, उससे बेहतर तरीक़ाकार ये था कि इमरान खान को थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर डेवलप करना था। 2011 से 18 तक उस पर इन्वेस्ट किया, 18 में उसकी हुकूमत बनी, 22 में उसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद से अब तक उसको हम कट टू साइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तरीक़ाकार है ये पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं देगा। आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक रोल इस्टेब्लिशमेंट का है और एक पॉलिटिकल एलीट का है। पॉलिटिकल एलीट को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना कि अपनी बारी में इंतज़ार करते हैं कि हमारी बारी में बाकी सारों को जेल में डाल दो तो वो ठीक है। इमरान खान ने ये बाकी सारों के साथ किया और अभी यही काम पीपल्स पार्टी और नून लीग PTI के साथ कर रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। आगे जाने के लिए पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को सामने रखें। उनकी फलाह और तरक्की का राज जो है वो क्या है? वो है पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ सकें। हम इकनॉमिक स्टेबिलिटी पिछले 35 सालों से कहते हैं कि हम पिछले वाले ने तबाह कर दिया था, हम हासिल करने लगे हैं। हम कभी हासिल नहीं कर पाए। 30 अरब डॉलर से हम बरामदात नहीं बढ़ा पाए। पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान जो पढ़ लिख जाते हैं, माँ बाप सारी उम्र अपना सारी उम्र की कमाइयाँ लगाकर उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको यहाँ जॉब नहीं हम दे पाते, वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं नौकरी तलाश करने और उन्हीं की भेजी हुई रिमिटेंसेस से पाकिस्तान का आजकल ये रोज़ो बसर जो है वो गुजर रही है। इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। बांग्लादेश, जिसको हम कहते थे एक तिनका वहाँ कपास नहीं पैदा होती, वो 40 अरब डॉलर की बरामदात करता है, हम 30 अरब डॉलर पे फंस के बैठे हुए। तो हमें अपनी कारकर्दगी का पता है कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ खुद फरेबी में मुब्तला है। 104 के ऊपर इसहाक डार के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि इसने 104 के ऊपर डॉलर को मसनूई तरीके से रुका हुआ है। अगर ये डार को हटा दिया जाए फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो पाकिस्तान तरक्की बहुत तेज़ी से करेगा। आज हमने 250 से भी क्रॉस कर लिया हुआ है डॉलर को, एक 350 रुपये, 280 या 84 रुपये और $1। बरामदात अभी भी 30 अरब डॉलर के हैं। कर्ज़े 3 गुना ज़रूर बढ़ गए, बरामदात नहीं बढ़ सकी। तो हमें पता है कि प्रॉब्लम हमारी क्या है। प्रॉब्लम हमारी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से हम इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जाते। यहाँ फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, लेकिन हम एक दूसरे को गद्दार और चोर और डाकू करार देकर, और सारे इसमें बराबर के कसूरवार हैं। ये नहीं है कि एक है और दूसरा नहीं है, सब ने अपनी अपनी बारी पे यही काम किया हुआ है। तो हमें बेहतरी की जानिब आगे बढ़ना है और कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछें कि वो रास्ता निकालें जिसमें पाकिस्तान के लिए फलाह, पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। लाइन में लगकर एक ही तोते की तरह बयान देना शुरू हो जाते हैं सारे वज़ीर भी और सारे अपोजिशन वाले भी। ये नहीं सोचते कि हमें स्ट्रेटजाइज़ करना है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए। वो सोच कम नज़र आती है किसी के अंदर। दूसरा, आज पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का
ऑफिस जो है वो आज ऑपरेशनल कह लें कि प्रैक्टिकली आज हो गया कि फील्ड मार्शल साहब ने तीनों जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके इजलास की सदारत की और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में तीनों अफवाज को मुत्तहिद करके एक मरबूत निज़ाम बनाया जाएगा। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। फील्ड मार्शल साहब ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि भारत किसी खुद फरेबी या गुमान में न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से भी ज़्यादा बरकरफ्तार और तेज़ होगा। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का दफ़ा मजबूत है। आज एक अमरीकी रिपोर्ट भी आई है अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने असला छोड़ के गए हैं 144 बिलियन डॉलर्स, रुपए नहीं है, 144 बिलियन डॉलर्स उन्होंने अफ़गानिस्तान में 20 सालों में लगाए हैं उसकी तमीर नौ के ऊपर। वैसे तो उनका ख़र्चा इससे बहुत ज़्यादा है, इसकी तमीर नौ के ऊपर जिसमें कोई 31 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उन्होंने उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी इन्वेस्ट किया। और भागते हैं, जब वो भागे हैं वो त्यारा वो जो लटके हुए लोग थे जिसके ऊपर, उसके बाद अपना वो तमाम असला, गोला बारूद, बंदूकें, नाइट विजन डिवाइसेस और वो थर्मल विजन गन सारा कुछ यहाँ अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए, जिसको अब TTP इस्तेमाल करती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। और एक रिपोर्ट जो अमेरिकी एक इदारे की बनाई गई रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये तमाम असला अब TTP इस्तेमाल करती है और उसी के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर ये जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त अमरीका के ऊपर है। और इस असले को समेटने का और पाकिस्तान के दिफा के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको रोकने के लिए भी अमेरिका को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में इन दोनों टॉपिक्स पर बात करने के लिए इस्लामाबाद हमारे साथ में मेहमान शख्सियत है तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा महमूद मौलवी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ हैं और आफ्ताब आलिम साहब वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तारिक साहब आपसे आगाज़ करूँगा। पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कुछ लोगों को किरदार अदा करना पड़ेगा और कद काट पार्टी लाइन से ऊपर उठ गया पाकिस्तान की खातर। उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI क्या कहती है या इस्टेब्लिशमेंट में किसी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है उसकी वो दोहराने की बार बार बजाय ताकि हमारे नंबर पक्के हो जाएं, पाकिस्तान की खातिर कुछ लोगों को किरदार अदा करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा मलिक साहब। आज आपने जो अपनी इब्तदाइया आपने गुफ्तगू की है उसमें जो आपने और बातें की हैं उसमें एक आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया खुद फरेबी। मैं समझता हूँ कि वाकई हम लोग इस खुद फरेबी में मुब्तला हैं कि एक दूसरे को शायद अल्फाज से या एक दूसरे को किसी भी तरह ज़ेर करके हम हालात का कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हालात की बेहतरी के लिए आज भी मैं अभी पार्लियामेंट के इजलास से ही आ रहा हूँ। जब तक हम अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करके और एक सियासी अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, पार्लियामान को मजबूत नहीं करेंगे, ये बज़ाहिर तो लगता है जैसे ये एक आप ये कहेंगे रटा रटाया जुमला है पार्लियामान की मजबूती, सिस्टम की मजबूती, लेकिन हकीकत ये है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप ये कहें कि आपने फ़ैसले जो हैं वो सड़कों पे करने हैं, आपने फ़ैसले जो हैं वो डी चौक में करने हैं, तो फिर उसका अंजाम जो है वो कभी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। अभी जो सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी बैरिस्टर गौर ने जो पार्लियामेंट में बात की, उन्होंने कहा जी कि कौम जो है वो परेशान है और इंतशार जो है वो नहीं होना चाहिए और मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए तनाव और टेंशन को कम करने की ज़रूरत है। अब ये बातें बज़ाहिर ठीक हैं। मैंने खैर उसके बाद इजाज़त मांगी स्पीकर साहब से कि मैं इनका जवाब दूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, लेकिन स्पीकर साहब ने उसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि अभी खैर टाइम भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा जी कि अभी माहौल को फ़िलहाल मज़ीद जो है वो इसमें तलखी बढ़ेगी और इजलास जो है उसकी कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। अब मैंने वहाँ पर कहना क्या था, मैंने सिर्फ उनसे ये पूछना था कि हमें ये बताएं कि ये जो इंतशार की सियासत है ये कौन कर रहा है, और जो आप कह रहे हैं कि कौम परेशान है उस परेशानी की वजह क्या है, और जो इंस्टेबिलिटी आप कह रहे हैं उसकी क्या वजह है, टेंशन और तनाव आप बता रहे हैं कि जी कम होना चाहिए, ये बढ़ाया किसने है। ये 3-4 सवाल मैंने बैरिस्टर गौर साहब से और PTI की क़यादत के जो असम्बली में बैठे थे उनसे पूछना था। जब से ये असम्बली बनी है उस वक्त से मैं कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं हक़ाइक़ पे 1-2 बातें करना चाह रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, यानी सिवाय तनाव पैदा करने के और इंतशार की सियासत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कोई भी काम नहीं कर रही। अब इसमें मैं जो उनके पार्लियामेंटेरियन हैं मैं उन्हें कतई तौर पे मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा। उसकी वजह यह है कि वो अपनी लीडरशिप की जो पॉलिसीज़ हैं उनके पाबंद हैं। जब उन्हें डायरेक्शन आ जाती है कि आपने इजलास के अंदर जो है वो सीटियाँ बजानी है, बैंड बाजे बजाने, हल्ला गुल्ला करना है, कागज़ फाड़ने हैं, इजलास की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करनी है,
वो कोशिश तो करते हैं, रुकती नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पार्लियामान ने आगे चलना है, मुल्क ने भी आगे चलना है। यहाँ पे ये उसके बाद जब उन्हें डायरेक्शन आती है जनाब के सड़कों के ऊपर आपने जो है वो हंगामाराई करनी है, इंतशार करना है, इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर जिस तरह वो होते रहे हैं माजी में, ये सारी चीज़ें कभी भी फ़ायदे में नहीं। सबसे पहले उनका अपना नुकसान हो रहा है और उसके बाद सिस्टम का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। उनका अपना नुकसान छोटा है क्योंकि ज़ाहिर है वो एक पार्टी है, मुल्क का नुकसान बड़ा है क्योंकि हमारी हर चीज़, आपकी कारोबार, आपकी जो बरामदात की आप बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारी इस स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं जो कि इन हरकतों से मुल्क में नहीं हो पा रही। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखें, जो मैंने कहा कि ये इंतशार और फितना फसाद और ये सारी बात, इसमें आप हमारी पार्टी को छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर का रोल देखें। प्राइम मिनिस्टर ने एक से ज़ायद दफ़ा आपके प्रोग्रामों में ये बात डिस्कस हुई है, तमाम चैनल्स भी ये बात डिस्कस हुई है, वो तस्वीरें और फुटेजेस चली हैं जब प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन के पास जाकर ये बात की कि जी ये आप आएँ, बैठें और बैठ के मामलात को हम आगे लेके चलते हैं। लीडर ऑफ दी अपोजिशन की कुर्सी पे जाके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को उससे आगे बढ़ के, यानी अपनी जो जमाती वाबस्तियाँ हैं या अपनी जो गवर्नमेंट में ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर ये किरदार भी अदा करने की ज़रूरत है। ओवर एंड अबव हमारे लोग ये किरदार अदा कर रहे हैं। अगर मैं राना सनाउल्लाह साहब की आपको मिसाल दूँ, अभी जो इमरान खान की जो मुलाकात हुई है इसमें राना सनाउल्लाह साहब का किरदार है, इसमें हमारे लॉ मिनिस्टर का किरदार है, इसमें मेरा अपना किरदार है, और ये जो 4-5 लोग जो ज़ाहिर पार्लियामेंट की भी आईज़ एंड ईयर्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, पॉलिटिकल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब। बात क्या थी कि जी रोज़ रोज़ की जो हंगामा आराई हो रही है अडियाला जेल के बाहर, इससे जान छुड़ाएं, मिलें उनके, सबसे पहले उनकी फैमिली का हक है वो मिलें, उसके बाद जनाब राइट है उनकी लीगल टीम मिले या बाकी लोग जो मिलना चाहते हैं उनके अकाबरीन सियासी। हमने अपना किरदार अदा किया मलिक साहब, उसका नतीजा क्या निकला? इमरान खान साहब की हमशीरा की मुलाकात होती है और उसके बाद जो कार्रवाई इमरान खान साहब के ट्विटर से होती है वो आप देखें। एक ऐसी फ़ौज जिसके बारे में आपने ये कह रहे थे कि ये तो जंग ही नहीं लड़ सकते जी, ये तो जी जनरल जंग नहीं लड़ सकते, उन्होंने आपको जंग लड़ के दिखाई, जंग जीत के दिखाई, पूरी दुनिया में आपको अल्लाह के फजल से इज़्ज़त दिलाई, आपके पासपोर्ट को, आपके झंडे को इज़्ज़त दिलाई। उनका जो लीडर, उनके जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो एक नेशनल हीरो हैं। उनकी ज़ेर क़यादत जो एयरफोर्स ने जिस तरह काम किया, ज़हीर बाबर सिद्धू साहब की ज़ेर क़यादत, ये बातें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं। आपको उन्होंने और मुल्क को इज़्ज़त दिलाई। आपसे मुलाकात के बाद, इमरान खान से मुलाकात के बाद जो कराई गई, उसके बाद आप देखें कि आपने जो कंपेन उनके खिलाफ चलाई, आर्मी चीफ के खिलाफ चलाई, फ़ौज के खिलाफ चलाई, रियासती इदारे के खिलाफ चलाई। मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी बड़े दिल से खुल के बात की है, मैं भी अपने दिल से बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है उसको देख के दिल जलता है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ लोग जो है वो अपनी वजारतों से, अपनी एमएनएशिप से, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए, पाकिस्तान की खातिर कुछ वजीर मैं आपको ये बात निकाल, मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आपने ये किया। अच्छा, हमारी फ़ौज, उसके खिलाफ कौन बात कर रहा है? उसके खिलाफ बात कर रहा है इंडिया, उसके खिलाफ बात कर रहा है इजराइल। मुसलमान ममालिक तो आपको सर पे उठा के फिर रहे हैं। सऊदीया ने तो अपना दिफा आपके हवाले किया है, आपके सिपा सलार के हवाले किया है, फील्ड मार्शल के हवाले किया है, आपकी फ़ौज के हवाले किया है। इस पजीराई को समझें। आप अगर टांगें खींचेंगे फ़ौज की, उसके सरबराह की, आप किसकी टांगें खींच रहे हैं? आप पाकिस्तान की टांगें खींच रहे हैं। तो ये आपको भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। सियासत को सियासी मैदान में सियासी अंदाज से लड़ें, सियासी जमातों से लड़ें, हमसे लड़ें, गवर्नमेंट से लड़ें, समझ आती है। आप बराह रास्त इदारों से लड़ रहे हैं, फ़ौज से लड़ रहे हैं, फ़ौज के सरबराह से लड़ रहे हैं, क्या सियासत है? आफ्ताब आलम साहब, आपसे चाहूँगा कि आप भी इसके ऊपर अपनी राय दें। कुछ मामलात में बेहतरी के लिए कुछ लोगों को किरदार अदा करना है, आपकी पार्टी की जानिब से या आपकी जानिब से ये रोल कौन अदा कर सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। इस तरह है मेरे भाई तारिक फजल चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी प्यारी बातें की हैं, लेकिन अफसोस तब होता है जब कॉल और फेल में तजाद हो। असल में मसला कहाँ से पैदा होता है? जब आप जमहूरियत को, जमहूरी अक़दार को पांव तले रौंदेंगे और अगले को कहेंगे कि आपने इसके ऊपर एहतजाज भी नहीं करना, आप उससे एहतजाज का हक भी छीन लेते हैं,
देखें, सबसे पहले बुनियादी चीज क्या है, चले 9 मई या 10 मई जो ड्रामे रचाए गए उसको उन चीजों को रहने दें आप। इलेक्शन किसने चोरी किया, किसके लिए चोरी किया, ये सारी बातें हैं। जब तक बुनियादी चीजों की तरफ हम नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल में ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, हालात और भी खराब होते रहेंगे। हमारी भी यही गुजारिश है, आज जिस तरह चेयरमैन साहब ने भी बताया कि देखें, ये मसाइल जो हैं उनकी बुनियादों तक जाके आपने उनकी करेक्शन करनी है। अगर तो आप फेडरल मिनिस्टर बैठ के वो धमकियां लगाएं, देखिए अभी ये अडियाला के ऊपर तो ये आते हैं कि अडियाला के ऊपर ये हरदर्मी और फलाना ढिमकाना, लेकिन मैं इनसे सवाल करता हूं कि क्या वजह थी, 1 महीना आप लोगों ने क्यों खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया? उनका एक चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं के नाम पे वोट लिया है, उन्हीं एक वोलेटाइल प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसका प्रिविलेज भी है कि वो किसी से भी मिल सकता है किसी भी जेल में। आप क्यों नहीं अपने लीडर से मिलने देते? खुदा न खास्ता आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं पख्तूनख्वा की अवाम के बारे में कि पता नहीं, हालांकि पख्तूनख्वा की अवाम को कुर्बान किसने किया, इस नेज तक किसने पहुंचाया? आज आप लोगों ने पख्तूनख्वा की इकोनॉमी का जनाजा निकला हुआ है। हमारे लोग अगर गल्फ कंट्रीज में ना होते तो आपके, मैं समझता हूं कि भेड़िए फिर रहे होते वहां पे। ये तो थोड़ी बहुत हमारी अगर इकोनॉमी चलती है रेमिटेंसेस से, हमारे फॉरेन में लोग हैं, यहाँ पे तो इंडस्ट्री का इन्होंने तबाही पेरी हुई है। खान साहब के फेडरल गवर्नमेंट के दौर में हमें व्हीलिंग चार्जेस 3 रुपए पर यूनिट, जिससे हम अपनी हाइड्रो पावर जो है वो अपनी इंडस्ट्री को चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी है वो दे सकते थे, इन्होंने वो बढ़ा के 27 रुपए कर दिए। ये सारे जो है, ये देखें, बातों से नहीं होगा, ये आपने अमल से साबित करना होगा कि हम मुस्बत सोच रहे हैं, मुस्बत। खुदा न ख्वास्ता अपनी आर्मी को कौन स्ट्रॉन्ग नहीं होता हुआ देख सकता? देखें, हम ग्राउंड रियलिटीज को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किन किन लोगों के आंखों में खटकता है, लेकिन एक एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल में कोई रोल नहीं होना चाहिए। मेरे लीडर को क्या क्या वो मतलब तमगे दिलाता है, मेरे चीफ मिनिस्टर को क्या क्या जो एक सवाल है कि आपकी जमात में से कुछ लोगों को एक एल्डरली रोल अदा करना है, बैरिस्टर गौहर अदा करें, असद कैसर अदा करें, आगे बढ़ें ताकि तनाव में कमी आ जाए। वो कौन से ऐसे आपकी जमात में चेहरे हैं जो ये रोल अदा कर सकते हैं? बिल्कुल जी, हमारे पास बेहतरीन लोग हैं हमारी लीडरशिप में। खान साहब खुद भी देखें, खान साहब के बारे में जो इम्प्रेशन बनाई गई है, पता नहीं खान साहब क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरी आर्मी मजबूत हो, खान साहब क्यों नहीं चाहेंगे कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो आगे बढ़े, लेकिन फ्रॉड की बुनियाद के ऊपर तो वो कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उसूली सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं। तो आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि जो आईन में है उसी तरह जो है आपने मेरे साथ चलना होगा। केयर टेकर गवर्नमेंट, एबनॉर्मल गवर्नमेंट किसने चलाई जी? 90 दिन में इलेक्शन करा। महमूद मौलवी साहब से भी पूछते हैं, महमूद मौलवी साहब से जवाब दें। मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। मैं अपने भाई ने जो बातें की हैं, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा। देखें, बात यह है कि आपने कहा जी कि इमरान खान से 1 माह क्यों नहीं मिलने दिया गया, उसकी अपनी एक वजूहत थी, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन चले उसके कसूरवार हम है ना आपकी नज़र में कि जी क्यों नहीं मिलने दिया, रीज़न थी वैलिड, उस पर भी डिबेट अभी बाद में कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट थी ना। आपने क्या किया? आप और आपकी पार्टी और आपके सोशल मीडिया के लोग, आपने गालियां दी फौज को, आपने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की उसके सरबराह को। ये कैसे, क्या फार्मूला है? ये मेरी समझ से तो बाहर है। मैं ये कह रहा हूं जो अपने भाई ने कहा नहीं, आपने कहा ना कि इमरान खान ये चाहते हैं कि फौज मजबूत हो, नहीं मैं कह रहा हूं, आपने कहा ना कि इमरान खान चाहते हैं कि फौज मजबूत हो, तो अगर आप उनके जो सरबराह हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे करेंगे तो ये फौज मजबूत होती है? ऐसे कि आप उनके जो सिपा सालार हैं उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, फौज को ज़्यादा कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे आपके लोग लगे हुए हैं, पता है इन्हें। महमूद मौलवी साहब, आपसे भी इसके ऊपर पहले राय आ जाए, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। ये मामला, ये तनाज़ा किसी तरीके से इसको बेहतरी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। लड़ाइयाँ लड़के या तानो तशनी से
हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की अगर कोशिश करेंगे तो रास्ता कभी नहीं मिलेगा। महमूद मौलवी साहब। देखिए, मेरा कहना यह है कि मैं ये कहूँगा पीटीआई को भी मैच्योरिटी का इज़हार करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज मेरे भाई ने अभी बिल्कुल सही कहा, पीटीआई में काफ़ी मैच्योर लोग हैं और जो है देखिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के बात करे। और मेरे तो समझ में ये नहीं पड़ रहा है कि पीटीआई जो है एक इतनी समझदार पार्टी होते हुए वो ये क्यों पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करना चाहती। देखिए, उसकी वजह यह है कि इस तनाव को पॉलिटिकल लोग ही बैठ के सॉर्ट आउट कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ये एक हम जो है इस्टेब्लिशमेंट को इसमें घसीटेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहेंगे, जो कि पीटीआई के मैं कहूँगा कुछ सोशल मीडिया और कुछ लोग जो कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल किसी को नहीं है। बल्कि पीटीआई के अंदर खुद भी उन लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो फ़ौज के ऊपर तनकीद करे और फ़ौज को बुरा भला कहे, क्योंकि फ़ौज पूरे मुल्क का है। हमने भी काफ़ी कोशिश की, मैं इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब जो है पीटीआई के काफ़ी लोगों से मिले। और मैं एक चीज़ ये तारिक साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ कि राना सनाउल्लाह स्पीकर साहब और लॉ मिनिस्टर ने हमें वेलकम किया और कहने लगे देखिए हम तो चाहते हैं कि पीटीआई वाले आएँ, बैठे और एक पॉलिटिकल जो है सेटलमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, पॉलिटिकल आहंगी हो और हम बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करें बनिस्बत सड़कों पे, क्योंकि हमने भी ये सब करके देख चुके हैं और हम मुल्क को आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो देखिए वहाँ से भी हमें तो कम से कम काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, इवन पीटीआई से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। पीटीआई के मतलब जो इस वक्त के मैं कहूँगा लीडर्स हैं और बाहर के मुल्क में भी हैं और यहाँ पे भी है और दुबई में भी बात हुई, ठीक है ना। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। ये अचानक ये जो मैं कहूँगा जो उस दिन हुआ जो कि होना नहीं चाहिए था, ये ट्वीट से शुरू होता है और वो ट्वीट इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैर मुनासिब और जो है किसी को एक्सेप्टेबल नहीं था। उसकी वजह ये है कि जैसे मेरे भाई ने भी कहा कि जी फ़ौज के ऊपर देखिए अभी तक तो आप कर रहे थे कि फ़ौज के मैं कहूँगा कि कुछ लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे थे, ख़ास तौर पे जब एनडीयू वाला इशू हुआ। देखिए एनडीयू जो है फिर आप पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है आप तनकीद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो लोग एनडीयू को अटेंड किए जो कि पीटीआई के लोग थे, वो जो है मीर जाफ़र और मीर सादिक है, दिस वाज अनवांटेड। और ये जो है मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के सफ़ों में भी इसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है कि वो लोग जो वहाँ पे खान साहब को डिफेंड कर रहे थे, उनके ऊपर अगर आप इस किस्म के इल्ज़ाम लगाएं तो ये नामुनासिब बात है। आज भी मैं कहूँगा देखें पीटीआई में समझदार लोग हैं। ये कहना कि जी महमूद खान अचकज़ई डिसाइड करेंगे या राना अब्बास साहब डिसाइड करेंगे, पीटीआई इतनी बड़ी पार्टी है, पीटीआई के लोग इतने बाशऊर लोग हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई है। मेरे तो ये समझ में नहीं पड़ता कि बाहर से लोग इंपोर्ट करके और उनको लीड दिया जाए। लीड तो देखे पीटीआई के लोगों को लेना है। ब्रेक करीब आ गई, ब्रेक वापसी पे दोबारा इसको टेकअप करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दो बयानात आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले तो गवर्नर केपी फैसल कुंडी साहब का दिखाएगा, क्या कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो अच्छा बिहेव करते हैं, वो रियासत के साथ ताउन करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सपोर्ट करते हैं, अगर वो यही रविश इख्तियार करेंगे, ऑपरेशन भी ना हो, फौज भी चली जाए, सब कुछ ऐसे हो, गवर्नर राज मजबूरी तौर पर लगाया जाता है। और अगर पीटीआई समझती है कि वो मजबूरी वफाकी हुकूमत अपनाए तो फिर इस पर आप और हम कुछ नहीं कर सकते। आफ्ताब आलम साहब हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। आप गवर्नर साहब के बयान पे रद्द-ए-अमल देंगे जी। वो कहते हैं कि अगर तो तावन मिला सूबाई हुकूमत से तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन फिर गवर्नर राज लगाना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। इस तरह है कि ऑपरेशन को अपोज करने की कुछ वजूहात हैं वहाँ पे, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी ऑपरेशंस हो चुके हैं जिसमें कहा जाता है कि इलाके क्लियर हो गए हैं, हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन
कुछ देर बाद, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद दोबारा वो हालात पैदा हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऑपरेशन भी किसी मसले का हल नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि एक तो देखें इन मामलात की काफ़ी हिस्ट्री है, गुड और बैड ये तो किसको पता नहीं है। दूसरा, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी ज़िम्मेदारी है, आया ये लोग किस तरह यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए हैं, इनके साथ मुज़ाकरात किसने किए हैं। अगर फ़र्ज़ किया आप लोगों ने इनको यहाँ पे सेटल किया है तो एक तो आप ज़िम्मेदार हैं। दूसरा देखें, वहाँ पे आम लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन ये करते होते हैं उसमें भी इस तरह अभी रिसेंटली जो मालाकंड में ऑपरेशन इन्होंने कंडक्ट किए हैं इस तरह, तो उसमें यही हुआ है कि वो लोग जाके तो दूसरी जगहों पे रिलोकेट हुए हैं, मतलब उनको एलिमिनेट नहीं किया गया। तो लोग जो हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं है इन मामलात के ऊपर, और इन लोगों से ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट है। अगर आप इस्लामाबाद में बैठ के, पंजाब में, सिंध में बैठ के आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। डॉक्टर तारिक साहब देखिए, बड़ी क्लियर बात है कि ऑपरेशन का शौक़ किसे है, फ़ौज को है, फेडरल गवर्नमेंट का है, किस लिए है, फ़ौज का वहाँ पे क्या कर रही है, फ़ौज वहाँ पे शहादतें दे रही है। फ़ौज के खूबसूरत तरीन अफसरान जवान अपनी जान के नजराने दे रहे हैं। उनकी आप ख़ानदान से मिलें, उनकी आप वालिद से मिलें, उनकी जो वालदाएँ हैं उनसे आप मिलें, उनके हौसले देखें, पहाड़ जैसे आपको नज़र आएंगे। अगर वो लोग अपनी जान के नजराने दे रहे हैं, ये गुड बैड की तो जो कहानियाँ हैं ना, ये तो हैं, चलती रहती हैं, लेकिन इनमें हकीकत कोई नहीं है। अगर तो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट बैठ के कोई ऑपरेशन करे, कोई रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन हो रहे हो, तो फिर तो हमारे जो केपी के दोस्त हैं ये कहें कि जनाब यहाँ पे इनके पीछे कोई मोटिव होगा। भाई वो फ्रंट लाइन के ऊपर सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है हमारी फ़ौज, और ख़ुद अपने बच्चों को यतीम करके हज़ारों बच्चों को यतीम होने से बचा रही है। जो दरअंदाजी अफ़गानिस्तान से हो रही है, क्या वो पता नहीं है किसी को? महफूज ठिकाने वहाँ पे हैं, वहाँ से दहशतगर्द आते हैं। इस्लामाबाद में यहाँ पे हमारे 12 लोग असले की रिपोर्ट है जो मैंने शुरू में पढ़ी है, अरबों डॉलर का असला वो छोड़ के गए जो टीटीपी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका गया है, वो भी गुड बैड है। अमेरिका तो गुड बैड है ना, जानबूझ के छोड़ के गया है, फसाद हमारे लिए छोड़ के गया, फसाद हमारे लिए छोड़ के गया है ना, और वो इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा इस्लामाबाद में धमाका होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर, वो खुद कोई बमबार कहाँ से आया था? वो अफगान था, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बताया कि उसको जो हैंडलर था वो भी अफगान था, जो एफसी हेडक्वार्टर पे हमले वाला वो भी बताया अफगान थे, वो भी अफगान थे। लेकिन सर एक सवाल है जो आप सारों को एड्रेस करना है सर, एक सवाल का मैं सिर्फ आपको अर्ज कर रहा हूँ, जो बच्चे हमारे कुर्बानी देते हैं, शहादत पाते हैं, उनको तो सलाम है, मेरा भी, आपका भी, आफ्ताब का भी, महमूद मौलवी का भी, सबका सलाम है ना, दूसरी राय नहीं है ना, वो हमारे बेटे हैं इस कौम के जो कुर्बानी देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ज़रब अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, और फिर ये लोग अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी भी तो महसूस करे ना। आपकी ज़िम्मेदारी है टू मेक श्योर कि बॉर्डर सिक्योर हो, वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेट किया इन लोगों ने, टेररिस्ट ने, वो ना करें। मलिक साहब, आज हो या कल हो, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जब तक पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर दीवार नहीं बनेगी, इतना आसान नहीं है कि आप इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकें। और दूसरी बात, आप दीवार बनाना चाहते हैं? बनानी पड़ेगी, हमारी चाहने की जरूरत नहीं है। पहले बॉर्डर पे फेंसिंग, पहले खुदाई की, फिर फेंसिंग की, तो आप चाहते हैं जिस तरह वो अमेरिका ने वॉल क्रिएट की है वो मैक्सिकन बॉर्डर पे, आप वैसी वॉल क्रिएट मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी है अगर आप दरअंदाजी को 100% कंट्रोल करना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि बॉर्डर उसी वक्त सिक्योर हो सकता है जिस वक्त बॉर्डर के दोनों तरफ के ममालिक उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है ना, इंडिया भी कंट्रोल करता है, हम भी कंट्रोल करते हैं, तो दरअंदाजी ना होने के बराबर है। उधर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है जो दरअंदाजी कर रहे हैं। हमारी जो चेक पोस्टें बनी होती हैं उन पर फायरिंग होती है, उन्हें एंगेज किया जाता है, बंदे जो हैं वो बाढ़ घाट के अंदर कर दिए जाते हैं। ये बात तो अब ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई, मैं आज को पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में बात नहीं कर रहा। बॉर्डर वॉल इसलिए कह रहा हूँ, बॉर्डर वॉल इज समथिंग। अच्छा, फिर हमारी अगर आप बनाएं तो थोड़ी सी और बात कर दूँ। चौकियों में दरमियानी फासला 20-25 किलोमीटर है, जो हमारी चौकी हैं फ़ौज की या रेंजर्स की, और दुश्वार गुजार इलाके हैं, दरअंदाजी होती है।
और उसके बाद वो सबसे ज़्यादा केपी डिस्टर्ब होता है दहशतगर्दी से, फिर पूरा मुल्क हो रहा है। बलूचिस्तान में भी, और एट द एंड अगेन आई से कि अगर वहाँ पे ज़रूरत ना हो दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए और अगर उन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो पूरे पाकिस्तान में वो क्या हालात पैदा कर दें दहशतगर्दी के, उसके लिए फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है। आप ऐसे में बात कर रहे हैं या ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उन्हें शौक है ऑपरेशन का, किसी को शौक नहीं है। महमूद मौलवी साहब, जो मुझे पिछले चंद माह में बाज़ केपी के लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला तो उसमें एक बात तय थी कि केपी गवर्नमेंट खुद कहती थी कि ये 30-30, 35-35 वाली तश्कीलें आती हैं, अब ये हमारी पुलिस इनको नहीं संभाल सकती, फ़ौजी ऑपरेशन नागुज़ीर है। ये मैं किसी से सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ये मैं पेशावर में जिन लोगों से इंटरेक्शन है वो मैं उनका नाम लिए बगैर आप लोगों को ये चीज़ कन्वे कर रहा हूँ। तो वह आपको ऑपरेशन चाहिए, लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि आपने ज़रब अर्ज़ किया, बहुत कामयाबी से किया, फिर आपने गुंजाइश पैदा कर दी, स्पेस दे दी, वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली दहशतगर्दों ने। आपने रद्दुल फसाद किया, फिर आपने स्पेस दे दी, फिर वो लोग दहशतगर्द अंदर घुस आए। तो आपको मेक श्योर तो करना पड़ेगा कि एक दफ़ा आप इनकी वो जो टूटी खुलती है जिसके अंदर से ये लोग अंदर आते हैं और हमारे लोगों को शहीद करते हैं, वो सिलसिला पक्का पक्का बंद करें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल सारी पार्टीज एक पेज पे आना पड़ेगा दुश्मन के खिलाफ। इसमें कोई मेरे ख्याल से लचक नहीं होनी चाहिए, सब एक पेज पे आ जाएं जो है अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस चीज़ को वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर हमको वो जो है डिवाइड करते रहेंगे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लड़ाते रहेंगे, जिसको मैं कहूँगा बैरूनी कॉन्स्पिरेसी, तो वो हमारे लिए भी नुकसानदेह है और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। ये जो है महमूद मौलवी साहब, क्या हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपस की लड़ाई से हमें बचना है? हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि हमें आपस की तकसीम से लड़ना है, बचना है। अगर इसमें हम पड़ गए तो फिर पाकिस्तान का मफाद कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। बिल्कुल 100% हमें देखें इस चीज़ के ऊपर हमें यकीन होना चाहिए कि ये बाहर की कॉन्स्पिरेसी है जो कि हम सबको लड़ा रही है। देखें, और हर दौर में देखें ये लड़ाते रहे हैं और ये हमको, मगर इस वक्त जो सब में मैं कहूँगा डेंजरस बात हो गई है कि इन्होंने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं आपको कहूँ कि ये पार्टी में मेजॉरिटी लोग, ठीक है ना, अपने फौज के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। ये जो बैरूनी लोग हैं, ये साजिशें हैं। ये हम क्यों समझते हैं कि ये हमारे लोग कर रहे हैं? ये बैरूनी साजिश है। और वो बैरूनी लोग कौन है जो ये साजिश कर रहे हैं? कुछ लोगों से मैं देखे ना, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, हर इदारे में अच्छे बुरे होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं। और ये कुछ लोगों के हाथ में देखें जो चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है। मैं ये कहूँगा कि ये जो कुछ जगहों पे जो चीज़ जो हमारे बाहर बैठे हैं सोशल मीडिया वाले, देखें ना, ये अगर हम ये कहें ये सब जो है हमारे इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मैं ये कहूँगा उसमें दुश्मन भी बहुत हैं जो कि चाहते हैं कि हमारी फ़ौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है आमने सामने खड़े हो जाए, जिसमें आवाम को नुकसान हो और मुल्क को नुकसान हो। मैं आज फिर कहूँगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ जाना चाहिए। ये जो हम कई दिन से लेके फिर रहे थे, देखें उसकी वजह ये है कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, पीएमएलएन सब एक इकट्ठे बैठ क्यों नहीं जाते? हम ये क्यों एक दूसरे को दुश्मन क्यों समझते हैं? देखें, एक तौर पे पीटीआई कह रही है कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रही है। हम करना क्या चाह रहे हैं? आप ये देखें ना, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करना चाहती और एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, तो ये कौन लोग हैं जो ये नेगेटिव कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ दूरियां मजीद पैदा हो? अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करनी, टाइम थोड़ा है, तो मैं आफ्ताब साहब से भी जवाब ले लें, पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करें। डॉक्टर साहब से भी ले लें। आफ्ताब साहब, बातचीत सियासत में मुस्तनद रास्ता और बेहतरीन रास्ता है, बातचीत से रास्ता निकालें। देखिए नदीम साहब, इस तरह है, मैं बिल्कुल पर्सनली भी और हमारी पार्टी में जिस तरह महबूब साहब ने बताया, काफ़ी लोग जो हैं इसके ऊपर है कि नेगोशिएशन से मामलात आगे बढ़ें। लेकिन देखें, जब तक आप बुनियादी चीज़ें जो बुनियादी गलतियां हैं उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, आप आगे चल नहीं सकते।
मैंने जिस तरह आपको प्रोग्राम की शुरू में बताया कि देखें, इलेक्शन जिस बॉन्डे अंदाज से रिग किया गया, तो क्या इस मुल्क को जमहूरी मुल्क कहना इसके बाद कोई तुक बनता है? कोई भी मेरे ख्याल में जो सेंसिबल लोग हैं वो तो इसको जमहूरी मुल्क बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। और जिस तरह सियासी पार्टियां या उनको इस्तेमाल की गई, मैं ये समझता हूँ कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी PMLN से और ख़ास तौर पे पीपल पार्टी से। जब तक देखें आपके इंटेंशन ठीक नहीं होंगे, आपकी नीयत साफ नहीं होगी, तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लोजिंग रिमार्क डॉक्टर साहब, बिल्कुल लास्ट में। देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ का अभी अलमिया ये है कि ये एक जुमला कह के कि मुज़ाकरात होने चाहिए या बातचीत होनी चाहिए या सियासत होनी चाहिए, उसके बाद जो ये बात करते हैं, ये जो तर्ज़ अमल है, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके प्रोग्राम में आज सारा मौजू उसके ऊपर रहा है कि रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो इनका एजेंडा है या जो इनका पूरा एक उनके ख़िलाफ़ बयानिया है, वो इस सारी गुफ्तगू में कहीं फिट इन नहीं होता। दो काम हो सकते हैं, या तो आप मामलात को सियासी अंदाज से चलाएं, या जो आप कर रहे हैं बयानिया बना रहे हैं रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़, या ये दोनों काम साथ साथ नहीं चल सकते। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आफ्ताब आलम साहब, महमूद, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।